Welcome on Easy Learning. In this part of the video, now I am going to continue the part or the paragraphs of story of poetry. I will explain after the Indian poetry. तो पहले हमने इंडियन पोइट्री को जो है इससे पहले एक्सप्लेन किया था और भी जो पोइट्री है उसको एक्सप्लेन किए थे. अब हम इसमें कैनेडियन पोइट्री और भी पोइट्रीज और इसके साथ साथ और कौन कौन से पोइट्रीज वीडियो में आते हैं उसको देखते हैं. तो कैनेडियन पोइट्री इज क्वाइट वैरिड इन इट्स थीमेटिक कंसर्न. कहते हैं थीमेटिक का मतलब होते हैं जो हमें कुछ संदेश देते हैं, जो हमें कुछ जानकारी देते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं. तो कहते हैं अगर थीमेटिक कंसर्न्स के बारे में बात करें तो कैनेडियन पोइट्री बिल्कुल ही अलग है. सम ऑफ द पोइट्स लाइक जेनेथ आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्लेयर हैरिस है, साइरल डैविडिन है और अर्नल्ड इटवारू है, सजेस्ट ए क्लोजनेस टू एंड हार्मोनी विथ नेचर. ये जो कुछ पोइट हैं जिनके नाम हमने बताए हैं, जेनेथ आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लेयर हैरिस, साइरल आपका डैविडिन और अर्नल्ड इटवारू है, ये क्या करते हैं कि नेचर और हार्मोनी के साथ जो है उनसे संबंध रखते हैं या उनसे नजदीकियां बढ़ाते हैं. कहते हैं कि मिलजुल करके रहो, नेचर के साथ मिलजुल करके रहो, हार्मोनी विथ नेचर. ठीक है. और उसके बारे में लोगों को सुझाव देते हैं कि नेचर के साथ अगर मिलजुल करके रहते हैं तो हमें कितना फायदा मिलता है. इट रिफ्लेक्ट्स द नेटिव्स कंसेप्ट ऑफ द लैंड एज मदर. कहते हैं यह बताते हैं नेटिव्स कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसके रूप में, तो लैंड को बताते हैं कॉन्सेप्ट, नेटिव्स कॉन्सेप्ट क्या किसके रूप में, तो मदर के रूप में. कहते हैं कि लैंड जो है आपका वो मदर है, इस लैंड को जो है रखवाली करो, यह तुम्हारी रखवाली करेगा. देयर पोएटिक वर्क्स फर्स्ट पीपल ब्लड ऑफ माई कंट्री एंड विंड वोमेन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन बाय हैरिस, द फॉरेस्ट बाय डैविडिन एंड सैक्रेड प्रेजेंस बाय अर्नल्ड इटवारू आर रिच इन सिंबल एंड मेटाफोर्स. क्या कह रहे हैं, उनके जो पोएटिक कार्य है जिसमें फर्स्ट पीपल है ब्लड ऑफ माई कंट्री और विंड वुमेन किनके द्वारा लिखा गया, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखा गया. ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन किनके द्वारा लिखा गया, हैरिस के द्वारा लिखा गया. द फॉरेस्ट किसके द्वारा, डैविडिन के द्वारा. एंड सैक्रेड प्रेजेंस किसके द्वारा, अर्नल्ड और इतवारू के द्वारा. ये सिंबल और मेटाफोर के में रिच हैं, मतलब इनमें सिंबल और मेटाफोर बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं. These depict the agony of the colonialism. यह उपनिवेशवाद की जो दर्द है, दुख है, उसको बताती है. And an intense search for roots. और इनकी जड़ कहाँ तक है, उनको बहुत गहरे तरीके से सर्च करती है. Margaret Atwood, The Circle Came and the Animals in That Country. कहते हैं मार्गरेट एटवुड का जो लिखा हुआ है द सर्कल केम एंड द एनिमल्स इन दैट कंट्री, रॉबर्ट प्रोस्टेक के द्वारा लिखा गया द स्टोन हैमर पोएम्स एंड सीड कैटलॉग, एंड फ्रेड वा ब्रेथिन के द्वारा लिखा गया है माई नेम विद ए साई और सम अदर रिप्रेजेंटेटिव कैनेडियन पोइट्स इन इंग्लिश. ये इंग्लिश में कुछ और प्रतिनिधि कैनेडियन पोइट्स हैं. द मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोइट्स सच एज A.M. Smith and A.M. Klein uses simple language to express the metaphysical agony of the uprooted people. कहते हैं मॉन्ट्रियल जो ग्रुप के पोइट हैं, इसमें कुछ पोइट हैं A.J.M. स्मिथ और A.M. क्लेन हैं. ये सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. मेटाफिजिकल मतलब अपरूटेड जो लोग हैं, अपरूटेड लोग का मतलब जो उखड़े हुए लोग हैं, जो बिल्कुल जिंदगी जिनको खिन्न लगती है, उदास लगती है, उनकी जो एगोनी है मेटाफिजिकल एगोनी है. मेटाफिजिकल एगोनी का मतलब है जो आपका बाहर की जो दर्द है, दुख है, उसको व्यक्त करती है, उनको बताती है. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, मतलब यह जानना बहुत ही अच्छा होगा, दैट वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएटिक अटरेंसेस बाय द नाइजेरियन, कि हमारे पास कुछ और भी बोलने के लिए है पोएट के ऊपर, पोएट की आवाज को बताने के लिए, जो नाइजीरिया के हैं, कैरिबियन के हैं, अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीकन पोएट्स हैं. मतलब इन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखे हैं दुनिया में. दीज आर द पोएट्स कमिटेड टू ए कॉज, मतलब ये वैसे पोएट थे जो कारण के प्रति बिल्कुल सजग रहते थे, मतलब हर एक चीज का कारण बताना चाहते थे. साउथ अफ्रीकन पोएट्स लाइक डेनिस ब्रूटस, साइरेंस नकल्स बोट्स स्टबर्न हो,
मतलब इनके वर्क्स बताए गए हैं, ये वर्क्स है इनके जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं। एंड शिन्वा अशीबी, जिनका नाम है, वर्क्स के नाम है बिवेयर सोल ब्रदर, क्रिसमस इन बायोफ्रा, रिकॉर्ड द वायलेंस एंड टॉर्चर ऑफ द व्हाइट रूल। ये क्या करते हैं, तो जो अंग्रेजी शासन है, व्हाइट रूल मतलब यहाँ उजला शासन नहीं, अंग्रेजी शासन है, उनका जो टॉर्चर है, कैसे वो उनको परेशान करते थे, यातना देते थे, सताते थे, उनकी जो वायलेंस है मतलब हिंसा है, उसका एक रिकॉर्ड बताते हैं। कौन बताते हैं? शिन्वा अशीबी और जो डेनिस ब्रोटस। दे रोट अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स इनटू द नेटिव कल्चर। वो यह भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके अपने कल्चर में, गांव के कल्चर में या देहाती कल्चर में पश्चिमी जो रीति रिवाज है वो घुस जाती है, इंट्रूजन करती है, घुसपैठी करती है वहां पे आके। वोल स्वाइन का ये नाम है नाइजीरियन पोइट के। रिवील्स एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। ये जस्टिस और ह्यूमैनिटी के अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस को बताती है, रिवील करती है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस का मतलब कि जहां पे कॉम्प्रोमाइज होने वाली बात नहीं है। इन हिज पोएम्स फ्रॉम प्रिजन ही ट्राइज टू लोकेट ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स इन मॉडर्न लाइफ। अपनी जो उनकी पोएम मतलब वर्क्स है पोएम्स फ्रॉम प्रिजन, उसमें वो क्या करते हैं कि अफ्रीकन बिलीफ जो है मॉडर्न आदमी में, मतलब मॉडर्न जो लोग हैं उसमें जो अफ्रीकन विश्वास हैं, और वो भी परंपरागत मतलब पहले के, उनको बताने का या लोकेट करने का कोशिश करते हैं। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1986। उन्हें लिटरेचर के लिए 1986 में पुरस्कार मिला। शिन्वा अशीबी बेसिकली ए नॉवेलिस्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट नाइजीरियन पोइट। ये एक बहुत ही दूसरे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके नाइजीरियन पोइट है, या नॉवेलिस्ट कह सकते हैं इसको यहाँ पर में, ठीक है, नॉवेलिस्ट कहते हैं। ये तो बेसिकली नॉवेलिस्ट होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नाइजीरियन पोइट भी होते हैं, मतलब ये नॉवेल लिखने का भी काम करते हैं और पोइट लिखने का भी काम, मतलब पोएम लिखने का भी काम करते हैं। अब कहते हैं इन हिज बिवेयर सोल ब्रदर एंड क्रिसमस इन बायोफ्रा ही रिजेंट्स द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ऊपर भी बता दिया यहाँ पर में कि उनकी जो बिवेयर सोल ब्रदर है और क्रिसमस इन बायोफ्रा है, उसमें जो परंपरागत जो वैल्यू है उनकी, मतलब पहले की जो जीवन थी, उनकी रहन सहन थी, वो जो रहन सहन बिगड़ती हुई चली जा रही है, लॉस हो रही है, उनके ऊपर वो अपना दुख या क्रोध बताते हैं, रिजेंट करते हैं। रिजेंट मतलब दुख बताना या क्रोध बताना। डेनिस ब्रोटस ए साउथ अफ्रीकन पोएट इज एन ओपोनेंट ऑफ अपार्थेड। ये क्या होते हैं? अपार्थेड के विरोधी होते हैं। ये साउथ अफ्रीकन पोएट। अपार्थेड का मतलब होते हैं जो काले लोग वहां रहते थे, उनके साथ जो भी व्यवहार होता था उसको अपार्थेड कहा गया यहाँ पे। In his sirens, knuckles, boots and stubborn hope, he voices the suffering and agony of the fellow black. उनके जो वर्क हैं, डेनिस ब्रूटस का सायरन, नकल, बूट्स एंड स्टबर्न होप है, उसमें वह अपने साथी जो काले लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनके जो दर्द है, सफरिंग है, दुख है, उनके बारे में वो आवाज उठाते हैं या बताते हैं। डेरेक वालकट who got Nobel Prize for Literature in 1992, मतलब 1992 में जो है जिन्हें की नोबेल प्राइज जो है दिया गया था डेरेक वालकट को, वर्कड फॉर कैरेबियन लिटरेचर कल्चर। इन्होंने कैरेबियन कल्चर के लिए काम किए थे। His famous poetic works are In a Green Night, The Castaway, The Gulf and the autobiographical poem Another Life। कहते हैं कि उनके जो फेमस पोएटिक वर्क हैं, जैसे कि इन ए ग्रीन नाइट, द कास्टअवे, द गल्फ और द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एनदर लाइफ है। ऑटोबायोग्राफिकल जानती हैं, जो खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है। ही हैज ट्राइड टू डेवलप इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड पीपल वेयर नथिंग वाज द लैंग्वेज ऑफ रेस। कहते हैं उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश किया एजुकेटेड पीपल के लैंग्वेज के रूप में, मतलब जो शिक्षित लोग थे वहां पर में, उनके लैंग्वेज के रूप में। वेयर नथिंग वाज द लैंग्वेज ऑफ ए रेस, जहां पे कुछ नहीं था बल्कि रेस की लैंग्वेज थी, उनके अपने जाति की लैंग्वेज थी, उनके अपने कल्चर की लैंग्वेज थी। दिस डिस्कशन क्लियरली शोज दैट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यह जो अभी चर्चा हुई है, यह साफ साफ दिखाती है कि इंग्लिश जो है मतलब लैंग्वेज के रूप में वो दुनिया के कई हिस्से में बोली जाती है। नॉट ओनली दिस, poets from the Commonwealth nations and from African and Asian countries
have successfully used English for creative purposes. कहते हैं केवल यही नहीं, कॉमनवेल्थ नेशंस के जो पोइट्स हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के, उन्होंने सफलतापूर्वक जो है अपनी क्रियात्मक जो उद्देश्य है या क्रिएटिव प्रोसेस है, पर्पसेस हैं, उनके लिए इंग्लिश को यूज़ किए हैं. They have added variety to and infused vitality into what we today call English poetry. उन सब ने क्या किया, कई सारी चीज़ों को ऐड कर दिए और अपनी जो विटिलिटी है, अपनी जो मतलब उनकी एक ब्रेन पावर है, उनको भी उन्होंने ऐड कर दिया. इन्फ्यूज़ का मतलब मिला देना या ऐड कर देना. और इन दोनों को मिला करके जो है वो एक पोएट्री बनाए जिसको आज हम कहते हैं इंग्लिश पोएट्री. Would you not agree that English poetry does not mean today poetry written by English poets alone? कहते हैं कि क्या आप एग्री नहीं होंगे या सहमत नहीं होंगे कि जो इंग्लिश पोएट्री है उसका मतलब आज यह नहीं है, वो पोएट्री नहीं है जो पोएट्री अंग्रेजों को द्वारा केवल लिखे जाते थे. इंग्लिश पोएट्री, पोएट्स अलोन, इट इज़ द टोटल बॉडी ऑफ पोएट्री. यह पोएट्री की एक पूरी शरीर है, बॉडी है, बीइंग रिटन इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखी जा रही है दुनिया के किसी भी हिस्से में, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ पोएट्री, द एक्सप्लेनेशन as much as I could, I explained in a better way for your better understanding, and I thought that my explanation will improve your communication as well as prepare for the upcoming examinations and will instill you the idea of the emergence, the development, the evolution of the English language in different parts of the world. With this, we meet in the next videos or with the next chapter. Thank you so much.